नमस्कार साथियों, आज के इस लेक्चर में हमने बाल विकास के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया है जो कि वर्तमान में विभिन्न प्रकार के जो एग्जाम आयोजित हो रहे हैं उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए और उनके पैटर्न के आधार पर हमने अति नवीन प्रश्नों का समावेश करते हुए ये लेक्चर तैयार किया है। उम्मीद है इस लेक्चर से आपके एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य यानी अधिगम प्रक्रिया ब्लैंक स्पेस के महत्व पर जोर देता है। यानी लेव वाइगोस्की का जो सामाजिक और सांस्कृतिक का जो सिद्धांत है वो किस पक्ष पर सबसे ज्यादा जोर देता है। तो यहाँ पर चार ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन सांस्कृतिक उपकरणों, दूसरा ऑप्शन गुणारोपण, तीसरा ऑप्शन अभिप्रेरणा और चौथा ऑप्शन संतुलीकरण। जब लेव वाइगोस्की की बात करते हैं तो वह सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में सांस्कृतिक उपकरणों पर सबसे ज्यादा जोर देता है। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन इसका सटीक आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं के ब्लैंक स्पेस के रूप में वर्णित करते हैं। यहाँ पर जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में उन्होंने जो संज्ञानात्मक संरचना है उसको किस रूप में संबोधित किया है, किस रूप में उन्होंने वर्णित किया है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन। पहला ऑप्शन मनोवैज्ञानिक उपकरणों, दूसरा ऑप्शन उद्दीपक एवं अनुक्रिया संबंध और तीसरा ऑप्शन विकास का सामीप्य क्षेत्र और चौथा ऑप्शन स्कीमा या मनोबंध। तो यहाँ पर जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक संरचनाओं को स्कीमा या मनोबंध के रूप में वर्णित किया है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। चार ऑप्शंस दे रखे हैं। तो यहाँ पर जीन पियाजे ने जो बालक विकास की चार प्रमुख अवस्थाएं बताई है उसमें दूसरी जो अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो पहली अवस्था थी इंद्रिय गामक या इंद्रिय जनक या फिर मोटर सेंसरी स्टेज, उसके बाद जो दूसरी स्टेज आती है वो आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में चार ऑप्शंस दे रखे हैं कौन कौन से गुण बच्चों में पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन मूर्त सोच का विकास, दूसरा ऑप्शन विकास या सोच में केंद्रीकरण, तीसरा ऑप्शन परिकल्पित निगमनात्मक सोच, चौथा ऑप्शन संश्लेषण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। तो यहाँ पर जो कि 2 से 7 वर्ष के बीच के बच्चों को इस अवस्था में शामिल किया गया है। तो इस जो अवस्था का जो मुख्य गुण होता है वो विचार या सोच में केंद्रीकरण। ऐसे में बच्चों की जो सोच होती है किसी एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है, यानी ज्यादा विस्तृत सोच नहीं रहती है, परिकल्पित सोच नहीं रहती है। तो यहाँ सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो चार ऑप्शंस दे रखे हैं और पूछा गया है विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो ये बात करते हैं विकास की। तो विकास की दर सभी संस्कृतियों के लिए सभी के लिए समान होती है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि विकास की जो दर होती है अलग अलग प्रजातियों अलग अलग बच्चों में भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। दूसरा ऑप्शन विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। विद्यालय के अलावा भी बहुत सारे ऐसे शैक्षिक गतिविधियां हैं, कुछ ऐसी गतिविधियां होती है जहां पर बच्चों का विकास संभव है। विकास का परिप्रेक्ष्य है वो विद्यालय तक ही सीमित नहीं है, इसके अलावा इसके बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां विकास संभव है। तो ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। विकास बाल्यावस्था के दौरान होता है ये बात सही है, लेकिन विकास केवल बाल्यावस्था में नहीं होता है। इसके अलावा विकास है वो बालक की हर अवस्था में होता है, व्यक्ति की हर अवस्था में होता है और उसकी जो दर होती है वो भिन्न भिन्न हो सकती है। फोर्थ ऑप्शन, विकास बहुआयामी होता है। विकास के बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बिल्कुल सही है विकास। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन इसका सबसे सटीक आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो बच्चों के सामाजिकरण यानी बच्चों में सामाजिकरण की भावना का विकास, उसके संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन विद्यालय सामाजिकरण का द्वितीय कारक है। डेफिनेटली है विद्यालय और परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है। बिल्कुल, बच्चे का जो प्राथमिक सामाजिकरण का जो विकास होता है वो उनके परिवार में ही होता है, उनके समाज में ही होता है। उसके बाद उसका जो विकास होता है विद्यालय में होता है। पहला ऑप्शन यहाँ डेफिनेटली सही है। दूसरा ऑप्शन विद्यालय सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्राथमिक कारक परिवार है। तीसरा ऑप्शन समकक्षी सामाजिकरण के प्राथमिक कारक है, यानी समकक्षी उनके सहपाठी है, उनके साथ रहने वाले हैं, वो उनके सामाजिकरण का प्राथमिक कारक नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि जो परिवार होता है वो उनके सामाजिकरण का प्राथमिक कारक रहता है। ये भी ऑप्शन गलत। चौथा ऑप्शन उपयुक्त, दोनों तो दोनों ही नहीं हो सकते। तो यहां पर पहला ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो जोर देता है। पहला ऑप्शन बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के द्वारा ही मापी जाती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के द्वारा ही मापी जाती है। केवल जैसे शब्द साइकोलॉजी में निरर्थक माने जाते हैं, क्योंकि इनसे बच्चे का संपूर्ण विकास नहीं हो पाता है। तो बुद्धि लब्धि की बात करें तो वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के माध्यम से हम बच्चे की उपलब्धि चेक नहीं कर सकते, उनकी बुद्धि लब्धि चेक नहीं कर सकते। हम किसी 2 बच्चे को 4 प्रश्न दे देते हैं, तो दोनों ही उनको हल करते हैं, एक 3 करता है और एक बच्चा एक ही सही करता है। तो इस स्थिति में हम उन 4
वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से दोनों बच्चों में बुद्धि का आकलन सही तरीके से नहीं कर सकते, यानी केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षण से हम बुद्धि का आकलन सही नहीं कर सकते। तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा, एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। तो एक आयाम की जो बुद्धिमत्ता होती है वो अन्य सभी आयामों की जो बुद्धिमत्ता को डिनोट नहीं कर सकती है, उनको निर्धारित नहीं कर सकती है। तीसरा ऑप्शन, बुद्धि की विभिन्न दशाएं होती है। बिल्कुल डेफिनेटली बुद्धि के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, किसी ने 2 बताया, किसी ने 3 बताया। तो बुद्धि की जो अलग अलग दशाएं होती है और सब में बुद्धि का जो विकास है उनका जो स्तर होता है वो अलग अलग होता है। और विकास भी बात करें बुद्धि का तो सब में विकास भी अलग दर से ही होता है। चौथा ऑप्शन, बुद्धि में कोई व्यक्तिगत भिन्नताएं नहीं होती है। डेफिनेटली होती है, बुद्धि में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है। हर व्यक्तियों के जो बुद्धि का स्तर है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न लॉरेंस कॉलबर्ग से संबंधित आ चुका है। मैंने पहले ही बोला है कि वर्तमान एग्जाम में जितने भी हो रहे हैं लॉरेंस कॉलबर्ग, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की या फिर बात करें हॉवर्ड गार्डनर की, तो यहाँ से ज़्यादा प्रश्न पुटअप होते हैं। सातवां जो प्रश्न है, लॉरेंस कॉलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, इसलिए हमें वो कार्य करना चाहिए। तो यह सिद्धांत है किस क्षण को दर्शाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और लॉरेंस कॉलबर्ग के अनुसार यहाँ पर सेकंड ऑप्शन प्रथागत इसका सबसे सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। यानी यहाँ पर उसके पिता का जो यह कथन है वो किस चीज को डिनोट करता है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, दूसरा ऑप्शन लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है और तीसरा ऑप्शन लैंगिक भेदभाव को कम करता है और जो चौथा ऑप्शन है वो लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। यहाँ पर कोई बढ़ावा देने की बात नहीं की गई है, न ही कम करने की बात की गई। बात करें पहले ऑप्शन और दूसरे ऑप्शन में तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की चुनौती की भी बात नहीं की गई है। तो यहाँ पर उसके पिता सिर्फ इस चीज को प्रदर्शित करते हैं और वो है लैंगिक रूढ़िवादिता। फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर। अगला प्रश्न, एक प्रगतिशील कक्षा में 4 ऑप्शन दे रखे हैं और एक प्रगतिशील कक्षा की क्या विशेषता है या फिर क्या होना चाहिए। तो 4 ऑप्शन, पहला ऑप्शन अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। ऐसे में क्या होता है कि बच्चों विषय से रुचि उनकी हटने लगती है और दूर होने लगते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, कंपटीशन पर बच्चों में ज़्यादा बल देना चाहिए। ऐसे में बच्चे क्या करेंगे, सिर्फ उसी कंपटीशन में यानी आगे बढ़ने के लिए कार्य करेंगे, यानी वास्तविक जो विषय है जिस चीज़ को हमें पढ़ाना चाहिए उससे वे दूर हटने लगते हैं। यानी अगर किसी को कंपटीशन फाइट करके नौकरी प्राप्त करनी है तो उसका उद्देश्य सिर्फ चैप्टर यानी वो सिलेबस कवर नहीं करना, उस सिलेबस का ज्ञान अर्जित नहीं करना है। व्यावहारिक जीवन में उस चीज़ का क्या महत्व है उस चीज़ को वह नहीं समझ पाते हैं, मात्र नौकरी के लिए वे कंपटीशन फाइट करते हैं। तो यहाँ पर यह चीज़ भी गलत है। तीसरा ऑप्शन, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए। डेफिनेटली ज्ञान की संरचना के लिए एक बच्चे को जितने अधिक अवसर हो सके उतने अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। अगला ऑप्शन, विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। बिल्कुल गलत है। अकादमिक अंकों के आधार पर हम किसी भी बच्चे को नामांकित नहीं कर सकते हैं क्योंकि किसी बच्चे की रटन क्षमता अधिक होती है और किसी की बौद्धिक क्षमता। तो ऐसे में हम अंकों के आधार पर किसी भी बच्चे को निर्धारित नहीं कर सकते, उनका क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वो सबसे सूटेबल ऑप्शन है एक प्रगतिशील कक्षा के लिए। 10वां प्रश्न, एक गतिविधि के दौरान कोई एक्टिविटी हो रही है, उस दौरान छात्रों को संघर्ष करते देखकर, छात्रों में संघर्ष हो रहा है उसको देखकर एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे, यानी यहाँ पर अध्यापिका कुछ संकेत कर रही है और कुछ इशारे कर रही है। इशारे क्या कर रही है, क्या, क्यों और कैसे, इस प्रकार के इशारे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार, लेव वाइगोत्स्की का यहाँ पर सिद्धांत काम कर रहा है और उसके अनुसार अध्यापिका की क्या योजना है कि वह इस प्रकार के संकेत और इशारे कर रही है। 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। पहला ऑप्शन, बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करेगी। बिल्कुल नहीं, इस प्रकार के जो इशारे हैं बच्चों को डिमोटिवेट नहीं कर सकते, तो पहला ऑप्शन यहाँ कट गया। दूसरे ऑप्शन की बात करें, अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का काम करेगी। आधारभूत संरचना का यहाँ पर मतलब है बच्चों का बेस मजबूत करेगी। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये पॉजिटिव है, तो इसका ये आंसर सटीक हो सकता है। आगे वाले ऑप्शंस को और पढ़ लेते हैं। बच्चों को प्रत्याहरित या निकास प्रवृत्ति पैदा करेगी। बिल्कुल गलत है। अगला ऑप्शन, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। बिल्कुल गलत है, अर्थहीन नहीं कर सकती है क्योंकि कुछ न कुछ उसका बेनिफिट होगा। तो यहां पर तो सेकंड ऑप्शन है इसका सबसे सूटेबल आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों के विकास है वो किस क्रम में होता है। यहां पर जन्म से किशोरावस्था की बात की गई है और बच्चों में विकास का क्रम भी पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त, दूसरा ऑप्शन अमूर्त, सांवेदिक और मूर्त, और तीसरा ऑप्शन मूर्त, अमूर्त और सांवेदिक, और चौथा ऑप्शन अमूर्त, मूर्त और सांवेदिक। यहाँ पर सांवेदिक की बात करें
तो संवेदना हमने पहले ही जीन पियाजे के जो 4 बाल विकास की उन्होंने अवस्था बताई थी, जिसमें हमने पहले ही अवस्था पढ़ी थी संवेदी गामक, यानी जो संवेदी गामक जो क्रियाएं होती हैं उनका विकास बालकों में शुरुआत से ही हो जाता है। तो पहला ऑप्शन ही मिल रहा है जिसमें संवेदिक है, जिसमें सांवेदिक मिलता है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें हमने मूर्त के बारे में पढ़ा है, मूर्त सोच के बारे में, मूर्त चिंतन के बारे में पढ़ा है, और उसके बाद में औपचारिक जो संक्रियात्मक अवस्था है उसमें हमने अमूर्त तथ्यों, अमूर्त चिंतन के बारे में बात की। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। अब बात करें एक प्रगतिशील कक्षा की, तो इससे संबंधित एक प्रश्न पहले भी आ चुका है प्रगतिशील कक्षा में, यानी यहाँ पर कोई भी आंसर होगा लेकिन वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। पहला ऑप्शन, अधिगम की प्रक्रिया में बाधा। जब बाधा की बात करते हैं जो कि निरर्थक शब्द है, अधिगम में हमेशा बाधा पहुंचाना प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं हो सकती। अगला ऑप्शन, अध्यापक के पक्ष पर असफलता, बिल्कुल निरर्थक ऑप्शन है, ये नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन, योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड। योग्यता, अलग अलग योग्यता वाले बच्चों को अलग अलग कैटेगरी में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। ऐसे में क्या होती है कि बच्चों में हीनता की भावना आ सकती है कि भाई ये बच्चा ज़्यादा होशियार है तो इसको यहाँ पर बिठा दिया, और ये बच्चा कम होशियार है इसको यहाँ पर अलग कर दिया। तो ऐसे में बच्चों में हीनता की भावना और पढ़ाई से उनकी रुचि हट सकती है। तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पर निरर्थक है। चौथा ऑप्शन, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की प्रयोजना के लिए महत्वपूर्ण। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन प्रगतिशील कक्षा के संदर्भ में सबसे सूटेबल है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ सबसे सटीक आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, एक समावेशी कक्षा में। यहाँ पर जितने भी प्रश्न मैंने उठाए हैं वो वर्तमान एग्जाम के ट्रेंड के हिसाब से उठाए हैं, तो आप इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से देखिए। और रीट एग्जाम वगैरह जितने भी सीटीईटी के एग्जाम हो रहे हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण और मददगार साबित होने वाला है। आप बिल्कुल इसको बांध के रखना। 13वां प्रश्न, एक समावेशी कक्षा में ब्लैंक स्पेस पर जोर होना चाहिए। एक समावेशी कक्षा की बात करें तो किस चीज पर हमें ज्यादा जोर देना चाहिए। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य, दूसरा ऑप्शन अविभेदी / समरूपी निर्देशों, और तीसरा ऑप्शन सामाजिक पहचान के आधार पर बच्चों में लगाव, और चौथा ऑप्शन हर बच्चे को सामर्थ्य को अधिक करने के लिए अवसर प्रदान करना। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सबसे सूटेबल है, बाकी सारे ऑप्शन एक समावेशी कक्षा के संदर्भ में उपयुक्त नहीं हो सकते। अगला प्रश्न, दिव्यांगज अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन मंदित छात्र के लिए, दूसरा ऑप्शन विकलांग छात्र के लिए, तीसरा ऑप्शन छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, चौथा ऑप्शन छात्र जिसका अशक्त शरीर है। तो यहाँ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 है, ये विशेष रूप से छात्र, ऐसे छात्र जो शारीरिक रूप से दिव्यांग है उनके लिए बनाया गया है। तीसरा ऑप्शन सही आंसर है। अगला प्रश्न, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। यानी एक बच्चा अध्ययन कर रहा है, उसको किस प्रकार आप हमेशा पढ़ाई के प्रति मोटिवेटेड यानी अभिप्रेरित रखें। ऐसे में हमें कौन सा कदम उठाना चाहिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहले, बच्चों को दंड देना आरटी के नियमों के खिलाफ है। ऐसे में हम किसी भी बच्चे को शारीरिक रूप से दंडित नहीं कर सकते। अगला ऑप्शन, प्रवीणता अभिमुख लक्ष्यों पर जोर देकर। यहाँ पर प्रवीणता अभिमुख लक्ष्य का मतलब ऐसे लक्ष्य जिनमें बच्चे स्किल्ड है तो उन पर जोर देना। और तीसरा ऑप्शन, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। बहुत आसान क्रियाकलाप देना भी अधिगम में अभिप्रेत करने के लिए सूटेबल नहीं है। चौथा ऑप्शन, यंत्रवत याद करने पर जोर देना। तो चौथा ऑप्शन भी यहाँ पर यंत्रवत याद करना यानी रटने पर बल देना, ये ऑप्शन गलत है। बच्चों को बहुत आसान कार्य देना, ये भी गलत है। और पहला ऑप्शन तो गलत है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, शर्मिंदगी। बच्चों में शर्मिंदगी आ जाना, तो ऐसे में उनके अधिगम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन, का संज्ञान से कोई संबंध नहीं। शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर बच्चा शर्मिंदगी महसूस करेगा तो अधिगम पर डेफिनेटली कोई न कोई प्रभाव पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन, इसका संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बिल्कुल यहाँ पर उसका नकारात्मक प्रभाव ही पड़ेगा। बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेत करने के लिए बहुत आसान है। शर्मिंदगी होगी तो ऐसे में बच्चे मोटिवेट कैसे हो सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन सूटेबल नहीं है। चौथा ऑप्शन, के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रियाओं में बारंबार पैदा करना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ सूटेबल नहीं रहेगा। तो यहाँ पर जो शर्मिंदगी है वो अधिगम पर यानी संज्ञान पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सेकंड ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, निम्न में से अध्यापक अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम विषय कौन सा है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन, विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना। अब यंत्रवत याद करेंगे तो ऐसे में अधिगम प्रभावशाली कैसे हो सकते हैं। वो यंत्रवत रटने से बच्चों का जो भी ज्ञान होता है, ज्ञान अर्जित करते हैं बच्चे, वो लंबे समय तक स्थायी नहीं हो पाता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ सूटेबल नहीं रहेगा। दूसरा ऑप्शन, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। हो सकता है कि संकल्पनाओं के बीच बच्चे संबंध खोजेंगे, तो ऐसे में क्या करेंगे, एक दूसरे को लिंक करते हुए आसानी से समझेंगे और ऐसे में अधिगम प्रभावशाली हो सकता है। सेकंड ऑप्शन यहाँ सूटेबल रह सकता है। थर्ड ऑप्शन की बात करें, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। चौथा ऑप्शन, अनुकरण / नकल और दोहराना, बार बार दोहराना, रटना यानी यंत्रवत कार्य करना, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा।
अगला प्रश्न, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि यानी पहला ऑप्शन, इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। तो ऐसे में दंड जैसे शब्द आरटी के नियमों के खिलाफ है, तो पहला ऑप्शन इसका गलत आंसर रहेगा। दूसरा ऑप्शन, त्रुटियों की समाज अध्यापन अधिगम प्रक्रियाओं के लिए अर्थपूर्ण। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बेहद ही सूटेबल रहेगा, क्योंकि त्रुटियां होती है वो अधिगम का एक हिस्सा होता है, और त्रुटियां जब बच्चों की त्रुटियों का पता चल जाता है कि बच्चे किस कारण त्रुटियां करते हैं, यानी उनके ज्ञान के माध्यम से उनकी त्रुटियों का पता चल जाता है, तो ऐसे में अध्यापक उनके उपचार में उनको सुविधा मिलती है। ऐसे में जो अधिगम होगा वो ज़्यादा अर्थपूर्ण रहेगा। तो सेकेंड ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। थर्ड ऑप्शन, इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। अलग करने की बात जब की जाती है तो ऐसे में क्या होता है कि गलतियों के आधार पर अलग करना बच्चों में हीनता की भावना को पैदा करता है। ये ऑप्शन सूटेबल नहीं हो सकता। चौथा ऑप्शन, अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर ही निर्भर है, तो चौथा ऑप्शन भी केवल जैसे शब्द साइकोलॉजी में निरर्थक है, या चौथा ऑप्शन सूटेबल नहीं रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अधिगम कठिनाइयों से जूझते हुए छात्रों की जरूरत को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पर प्रश्न को अच्छी तरीके से समझेंगे। अधिगम कठिनाइयों से जूझते हुए छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पर एक नेगेटिव फैक्ट है, एक नेगेटिव ऑप्शन है, उसको हमें चूज करना है। पहला ऑप्शन, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, ये पॉजिटिव है, इससे अधिगम विकसित होता है, प्रभावशाली बनता है, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन, संस्थात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, ये भी यहाँ पर अधिगम में सहायक होता है, यहाँ पर इससे कठिनाई नहीं आ सकती। तीसरा ऑप्शन, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, तो योजना बनाएंगे तो इससे भी शिक्षण अधिगम प्रभावी रहेगा, बच्चे मोटिवेटेड रहेंगे, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो इसका जो सही आंसर रहेगा वो चौथा, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। जब जटिल संरचनाओं का हम प्रयोग करेंगे तो अधिगम से बच्चे दूर हटेंगे, उनमें रुचि नहीं लेंगे। फोर्थ ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी की बात की जाती है तो इसकी पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं उनकी क्या विशेषता इनमें से है, तो पहला कम परिज्ञानता और बोधगम्यता। तो जो सृजनशील बच्चे होते हैं वो बौद्धिक रूप से विकसित होते हैं, तो यहाँ पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन, अपसारी चिंतन। तो बहुत सारे विद्यार्थी अपसारी चिंतन जैसे शब्द में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपसारी चिंतन होता है क्या। अपसारी का मतलब होता है चिंतन का विस्तार, सोच का मौलिक होना, यानी मौलिक चिंतन। अपसारी चिंतन का मतलब होता है मौलिक चिंतन, विस्तृत चिंतन यानी सोच में विस्तार। यहाँ पर अति सक्रियता यहाँ पर नहीं हो सकता और असतर्कता भी नहीं हो सकता। तो सेकंड ऑप्शन, अपसारी चिंतन जो सृजनशील बालकों की एक विशेषता है, उनका पहचान है। अगला प्रश्न, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, यानी अलग अलग बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं उनको समझाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। चार ऑप्शन दे। पहला ऑप्शन, विविधता संबंधित मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, यानी विविध विन्यासों से उदाहरण लेने का मतलब यहाँ है कि जो अलग अलग बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, उनके संदर्भ में अलग अलग बैकग्राउंड से संबंधित उदाहरण पेश कर समझाना चाहिए। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन डेफिनेटली सही आंसर होगा। थर्ड ऑप्शन, सभी के लिए मानकीकृत आंकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, यह भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िवादी धारणा को मजबूत करे, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ सही आंसर है। अगला प्रश्न, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है, यानी समस्या समाधान क्षमताओं को हम सुसाध्य कैसे कर सकते हैं। चार ऑप्शन, जिसमें पहला ऑप्शन, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, यानी लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देने से बच्चों में नीरसता आ जाती है, विशेष रुचि हट जाती है। दूसरा ऑप्शन, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रियाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, अटल प्रक्रियाओं के इस्तेमाल देने से अधिगम जटिल हो जाएगा, बच्चे रुचि नहीं ले सकते। तीसरा ऑप्शन, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, हो सकता है यहाँ पर इसका सही आंसर। और चौथा ऑप्शन, विद्यार्थी में डर की भावना पैदा कर, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है। जब बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है, तो जब कठिनाई होती है तब हमें क्या करना चाहिए। सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत करेंगे, ऐसे में बच्चों को कलेक्शन करने में और उनको समझने में जटिलता आएगी। तो दूसरा ऑप्शन, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेत हो। जब आंतरिक रूप से अभिप्रेत होंगे तो अधिगम में कठिनाई आ ही नहीं। सेकंड ऑप्शन इसका आंसर नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन, अधिगम सामाजिक संदर्भ में होगा तो भी कठिनाई नहीं आ सकती। चौथा ऑप्शन, विषय वस्तु को बहु रूपों में प्रस्तुत किया गया हो, तो यहाँ पर विषय वस्तु को अलग अलग रूपों में प्रस्तुत किया जाए तो भी अधिगम में कठिनाई नहीं हो सकती। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है, सूचनाओं को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए, तो यहाँ पर इससे अधिगम में कठिनाई आएगी, पहला ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा।
अगला प्रश्न, अधिगम की सर्वोच्च अवस्था कौन सी है, यानी ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें अधिगम अपनी सर्वोत्तम अवस्था पर पहुंच जाता है। पहला ऑप्शन, उच्च उत्तेजना उच्च भय। नहीं हो सकता। जब बच्चों में उच्च उत्तेजना होगी और उच्च भय होगा तो ऐसे में प्रश्न पत्र को हल करने में दुविधा आएगी, कठिनाई आएगी। दूसरा ऑप्शन, निम्न उत्तेजना और उच्च भय, दोनों ही नहीं। दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन, संतुलित उत्तेजना, यानी बैलेंस्ड उत्तेजना जब हो जाती है तो अच्छा रहेगा बच्चों के लिए अधिगम में, और कोई भय नहीं। जब भय ही नहीं है बच्चों में तो वो निडर होकर संतुलित उत्तेजना और बिना भय से जब कोई प्रश्न पत्र कोई पेपर हल करेगा तो वह उत्तम और अच्छे अंकों के साथ पास हो सकता है। तो यहाँ थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, यानी ज्ञान की संरचना में क्या होना चाहिए, किसके अनुसार, अधिगम के संरचनात्मक विचार के अनुसार बात करते हैं। तो पहला ऑप्शन, बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है, गलत। बच्चों की कुछ न कुछ तो भूमिका रहती होगी। दूसरा ऑप्शन, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। तो बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि गतिविधियों पर ही वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन इसका सूटेबल आंसर नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, यानी ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। ये पॉजिटिव ऑप्शन हो सकता है इसका, और सही आंसर भी हो सकता है। आगे वाला ऑप्शन चेक करते हैं। बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। तो ये ऑप्शन सही नहीं आंसर होगा। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा, यानी ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। यहाँ चार ऑप्शंस दे रखे हैं और अधिगम के संबंध में कौन सी धारणा उपयुक्त है इसके बारे में पूछा गया है। पहला ऑप्शन, योग्यता सुधार्य है। सुधार्य का यहाँ पर मतलब ये है कि बच्चों में जो भी योग्यता होती है उनमें इंप्रूवमेंट, उनमें धीरे धीरे सुधार आना। तो ये है कि बच्चे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ज्ञान में जैसे जैसे विकास होगा, उनकी योग्यता में भी सुधार होगा। योग्यता अटल है, गलत। योग्यता अटल नहीं हो सकती, योग्यता में सुधार स्वाभाविक है। तीसरा ऑप्शन, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं फर्क पड़ता, प्रयासों से लोग आसमान को छू लेते हैं। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन इसका सूटेबल आंसर नहीं हो सकता। चौथा ऑप्शन, असफलता अनियंत्रित है। असफलता अनियंत्रित नहीं हो सकती है। कभी व्यक्ति असफल होता है तो कभी वह सफल हो ही जाता है, बार बार और अथक प्रयासों के माध्यम से। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ को बढ़ोतरी में सहायता प्रदान करती है। पॉजिटिव थिंक, जो कि विद्यार्थियों में एक संकल्पनात्मक समझ में सहायता प्रदान करेगी। पहला, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, ये नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, ये भी नहीं हो सकता। और तीसरा ऑप्शन, बारंबार परीक्षाएं। बार बार परीक्षा करेंगे तो ऐसे में हम नहीं कह सकते कि उनमें समझ में संकल्पनात्मक समझ है, उनमें बढ़ोतरी होगी। तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है, अन्वेषण और संवाद, इसके माध्यम से संकल्पनात्मक समझ है वो विकसित होगी। फोर्थ ऑप्शन इसका सूटेबल आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात करिए। साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की की भाषा में चिंतन और सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक क्या दर्शाता है। मतलब ये व्यक्तिगत वाक, जब बच्चा स्वयं के बारे में ही बात करता है, स्वयं से ही बातें करता है, तो ऐसे में इस सोच को लेव वाइगोस्की ने क्या नाम दिया। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं। संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन, स्वनियमन, बिल्कुल हो सकता है। स्वनियमन ही है, जब स्वयं के बारे में चिंतन करना, अकेले में किसी समस्या के बारे में चिंतन करना स्वनियमन है। आत्मकेंद्रिता नहीं हो सकती। मनोवैज्ञानिक विकार भी नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। क्या लक्ष्य होना चाहिए मूल्यांकन पद्धतियों का। पहला ऑप्शन, विद्यार्थियों को नामांकित करना, मात्र नामांकित करना इसका लक्ष्य नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन, योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को विभाजित करना। अलग अलग योग्यताओं के जो बच्चे होते हैं उनको क्लासिफाई करके अलग अलग लाइनों, यानी अलग अलग ग्रुप में उनको बिठा देना। तो ये वाला ऑप्शन भी इसका सूटेबल आंसर नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, यानी विद्यार्थियों की किन किन चीज़ों की जरूरत है और उनकी क्या क्या आवश्यकता है। तो ये यहाँ पर सूटेबल ऑप्शन हो सकता है। चौथा ऑप्शन, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्रदान करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, ये वाला ऑप्शन सूटेबल नहीं है। थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार प्रत्यारोपित किया जा सकता है। यानी बच्चों में जो व्यक्तिगत भिन्नता है उसको किस प्रकार आप प्रत्यारोपित कर सकते हो। पहला ऑप्शन, केवल आनुवंशिकता के आधार पर। प्रश्न का जो मतलब है वो यह कहना चाहता है कि जो बच्चे हैं वो अलग अलग, उनमें भिन्नताएं पाई जाती है, कुछ पाई जा सकती है। शारीरिक मान सकते हो, मानसिक मान सकते हो, बौद्धिक मान, हर प्रकार की अलग अलग भिन्नताएं पाई जाती है। तो इनका जो कारण है वो क्या है। तो यहाँ पर जो इसका सबसे सूटेबल आंसर रहेगा वो रहेगा आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। फोर्थ ऑप्शन सही आंसर है, क्योंकि जो बच्चे का जो विकास होता है उनमें जो व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है उन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है आनुवंशिकता का और पर्यावरण यानी वातावरण का। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सबसे सूटेबल आंसर है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपके एग्जाम में मददगार साबित होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने जितने भी प्रश्न सेलेक्ट किए हैं वो वर्तमान एग्जाम के ट्रेंड के हिसाब से ही सेलेक्ट किए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन को हिट करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।